आज अपन डिस्कस करेंगे बीए फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट का नया टॉपिक वाणिज्यवाद, मर्केंटलिज्म। जैसा कि इसके नाम से विदित है, यह आर्थिक विचारधारा व्यापार या वाणिज्य को प्रधानता देती है। वाणिज्यवाद से हमारा आशय 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी के उन आर्थिक विचारों से है जो उस समय यूरोप के प्रधान देशों में प्रचलित थे। यह समझना भ्रमपूर्ण होगा कि यह विचारधारा किसी विशेष समय में कुछ विशेष लेखकों द्वारा जानबूझकर प्रतिपादित विचारधारा है, जिसका संबंध सर्वमान्य सिद्धांतों से है। वाणिज्यवाद विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से प्रचलित रहा है। वाणिज्यवाद, वणिकवाद, व्यापारवाद, कोलबर्टवाद। फ्रांस में कोलबर्टवाद के नाम से इसे पुकारा गया था, क्योंकि वहाँ के प्रसिद्ध वित्त मंत्री जे.बी. कोलबर्ट इस विचारधारा के पक्के समर्थक थे। प्रतिबंधित आर्थिक व्यवस्था भी कहते हैं इसे, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत देश के आर्थिक जीवन पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। केमेरिलवाद, यह नाम जर्मनी और ऑस्ट्रिया में प्रचलित हुआ। केमर का अर्थ राज्य कोष होता है। इसका तात्पर्य ऐसी आर्थिक नीति से है जिससे देश में धन पैदा हो। अतः इस विचारधारा को वाणिज्यवाद की संज्ञा देना ही ज्यादा ठीक माना जाता है। अब है वाणिज्यवाद की सामान्य विशेषताएं। पहला है, वाणिज्यवाद अन्य संप्रदायों के विपरीत एक बिखरा हुआ और अस्त व्यस्त अर्थशास्त्रियों का समुदाय था, जो लगभग 3 शताब्दी तक समाज में अपने विचार प्रकट करता रहा। सेकंड, वाणिज्यवाद किसी व्यक्तिगत वाणिज्यवादी या विशेष देश के वाणिज्यवादियों के विचारों को व्यक्त नहीं करता, बल्कि वाणिज्यवाद को सामान्य विचारों का प्रतिनिधि माना जाता है। थर्ड, वाणिज्यवाद मुख्य रूप से राजनीतिज्ञों, राज्य कर्मचारियों, व्यावसायिक नेताओं के मस्तिष्क की उपस्थिति, अतः उसमें सैद्धांतिक नियमों का प्रतिपादन बहुत कम किया गया था। फोर्थ, इस समुदाय की कोई निश्चित रीति न होने के कारण आने वाले अनेक दशकों में इन्हें विचारक तक भी नहीं माना गया। फिफ्थ, अपने देश की शक्ति वाणिज्यवादियों के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण थी। अब बात करते हैं वाणिज्यवाद को जन्म देने वाले कारण। प्रोफेसर हेने ने वाणिज्यवाद को जन्म देने वाले कारणों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट, दूर के अभौतिक कारण। सेकंड, समीप के भौतिक कारण। पहले डिस्कस करेंगे दूर के अभौतिक कारण। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत से सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों ने वाणिज्यवाद के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया था। इन आंदोलनों में सुधारवाद और पुनर्जागरण मुख्य थे। सुधारवाद, रिफॉर्मेशन, यह एक धार्मिक आंदोलन था जिसने रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध आवाज उठाई, नए प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की। कैथोलिक चर्च आवश्यकताओं को कम करने, आत्मसंयम रखने तथा ईमानदारी का जीवन बिताने की सीख देते थे। इनका कहना था, मूल्य लागत से अधिक नहीं होना चाहिए, ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। ईसा का कथन है कि धनी आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता आदि। सुधारवाद ने इन विचारों का खंडन किया, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह करके सभी मान्यताओं को हिला दिया। सुधारवाद आंदोलन फ्रांस के उन नवयुवकों ने चलाया जो जर्मनी से शिक्षा पाकर लौटे थे। इन्हीं लोगों ने प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की और मुद्रा प्राप्ति की क्रियाओं को मनुष्य के लिए आवश्यक ठहराया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिवाद को प्रेरणा मिली। दूसरा आता है पुनर्जागरण। सुधारवाद आंदोलन से भी अधिक महत्वपूर्ण आंदोलन पुनर्जागरण एवं मानववाद आंदोलन था। इन आंदोलनों का जन्म वस्तुतः
मध्ययुगीन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ। इन आंदोलनों ने रूढ़िवादिता तथा पुराने अंधविश्वासों को समाप्त कर नवीन मार्ग को प्रशस्त किया। नवीन विचारकों ने इस बात पर जोर दिया कि स्वर्ग और नर्क इसी संसार में है। यदि हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें इसी संसार में प्रयत्न करने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आता है समीप के भौतिक कारण। इसमें अनेक कारण हैं। वाणिज्यवादी विचारधाराओं को जन्म देने में उस उन्नति का भी हाथ था जो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में 15वीं शताब्दी के अंत में हो रही थी। इस उन्नति ने राष्ट्रों के निर्माण में योगदान दिया। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आर्थिक कारण, दूसरा होगा राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज। आर्थिक कारणों में निम्न बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों के साथ मिलकर वाणिज्यवाद को जन्म दिया। सामंतवादी अर्थव्यवस्था का अंत, नए नए देशों और मार्गों की खोज, मुद्रा का आविष्कार, सोने और चांदी की नई नई खानों की खोज, व्यापार का आधिक्य, बैंकिंग का विकास, नए मजदूर वर्ग का विकास, मुद्रास्फीति। सेकंड आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक परिवर्तनों ने भी वाणिज्यवाद के उदय में महत्वपूर्ण कार्य किया। मध्य युग में शासक को ही सर्वशक्तिमान समझा जाता था एवं प्रजा का कोई महत्व नहीं था, परंतु इस युग के बाद राष्ट्रीयता की भावना जोर पकड़ने लगी। यूरोप में सामंतवाद का पतन होने लगा। इसके साथ ही विश्व बंधुत्व की भावना भी समाप्त होने लगी, जिसका विकास मध्य युग में ईसाई धर्म ने किया था। इसके स्थान पर एक शक्तिशाली केंद्रीय राज्य और प्रभावशाली सरकार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इंग्लैंड के इतिहास में यह परिवर्तन ट्यूडर शासकों के रूप में परिलक्षित हुआ। राजाओं की शक्ति में न केवल वृद्धि हुई वरन व्यापक भी हो गई। सैद्धांतिक रूप से राजा को प्रजा का पिता समझा जाने लगा। एक देश में रहने वाले लोग समान हितों से बंध गए और राजा का यह कर्तव्य हो गया कि वो प्रजा की देखभाल करे और उसकी वृद्धि करे। इन सब उद्देश्यों को लेकर इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि शक्तिशाली राष्ट्रों का निर्माण हुआ। आर्थिक दृष्टि से इन राज्यों को मजबूत बनाने के लिए वाणिज्यवादी नीतियों का सहारा लिया गया। इस प्रकार वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। अब आता है वाणिज्यवाद की प्रमुख नीतियां एवं सिद्धांत। पहला है इसमें बहुमूल्य धातुओं और मुद्रा का महत्व। सोना चांदी तथा मुद्रा ही धन है और देश को उसी को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इनका प्रमुख नारा था अधिक सोना, अधिक धन, अधिक शक्ति, अर्थात बहुमूल्य धातुओं को विशेष महत्व दिया गया। दूसरा है विदेशी व्यापार का महत्व। देश की संपन्नता विदेशी व्यापार पर निर्भर होती है। देश को अपनी खपत कम करके निर्यात बढ़ाना चाहिए और आयात कम करना चाहिए ताकि व्यापार अनुकूल बना रहे। थर्ड है औद्योगिक एवं व्यापारिक नियमन। वाणिज्यवादियों ने अपने धन तथा व्यापार संबंधी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए अर्थव्यवस्था के उपयुक्त ढांचे पर बल दिया। सरकारी हस्तक्षेप को भी आवश्यक माना। औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में नियमन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। जनसंख्या संबंधी विचार जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साहन देते थे, क्योंकि इनकी दृष्टि में अधिक जनसंख्या की होने पर सैनिक, नाविक और उत्पादक श्रमिकों की वृद्धि होती है, अर्थात इन्होंने जनसंख्या का सकारात्मक पक्ष देखा। ब्याज का सिद्धांत ब्याज के लेने के विषय में अधिक मतभेद नहीं था, क्योंकि सभी वाणिज्यवादी लगभग इस बात पर समर्थन करते थे कि ब्याज लेना चाहिए, परंतु ये मतभेद अवश्य था कि ब्याज की दर क्या हो। मूल्य संबंधी मत वाणिज्यवादियों ने मूल्य संबंध में 3 विचार दिए: प्राकृतिक मूल्य, बाजार मूल्य और श्रम मूल्य। प्राकृतिक मूल्य का मतलब उसमें जो उपयोगिता होती है उसके आधार पर डिसाइड होता है। बाजार मूल्य है जो वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर डिसाइड किया जाता है। और श्रम मूल्य है
अर्थात उस वस्तु को या सेवा को बनाने में श्रम के रूप में जो लागत होती है उसके आधार पर निर्धारित होता है। उत्पादन के साधन। अपने पूर्वजों की तरह ये केवल भूमि को ही उत्पादन का साधन नहीं मानते थे, इन्होंने श्रम को भूमि से अधिक महत्व प्रदान किया। राज्य के कार्य। ये मानते थे कि राज्य अपने नागरिक जीवन को नियमित करने और उसकी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सर्वशक्तिमान है। विभिन्न व्यवसायों की उत्पादकता। उनका विश्वास था कि व्यापारी ही देश का सर्वाधिक लाभप्रद सदस्य है, इसके बाद दस्तकार अर्थात आर्टिजन का क्रम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर प्रणाली। राज्य में लाभ प्राप्त करने के आधार पर ही लोगों से कर लिया जाना चाहिए एवं उत्पादन पर कर अधिक मात्रा में लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट मुद्रा का सिद्धांत। मूल्य स्तर चलन में मुद्रा की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। यह मुद्रा परिमाण सिद्धांत का प्रारंभिक रूप था, जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि किसी देश में सामान्य कीमत स्तर मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है। विनिमय की दर का सिद्धांत। इसी युग में विनिमय की टकसाली समता दर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब आता है वाणिज्यवाद के पतन के कारण। वाणिज्यवाद के पतन के कारणों में प्रमुख है पहला, कॉलबर्ट की नीतियां। फ्रांस के जो वित्त मंत्री थे कॉलबर्ट, उन्होंने जो नीतियां निर्धारित की या जो योजनाएं बनाई वो सभी विफल हो गई। निर्बाध व्यय की नीति का नाजायज लाभ उठाकर लुई 14वें ने फ्रांस में अविवेकपूर्ण ढंग से खर्च किया, जिसका परिणाम यह हुआ राज्य के कोष खाली हो गए, लोगों पर कर का अत्यधिक भार पड़ा और इस कारण इस नीतियों की काफी आलोचनाएं हुई। प्राकृतिक सहयोग की उपेक्षा। वाणिज्यवाद में प्राकृतिक सहयोग यानी नेचुरल हार्मोनी की उपेक्षा की भावनाओं को कोई महत्व नहीं दिया गया, जिनके बाद में आर्थिक विचारों को बाद में काफी महत्व मिलने लगा। वास्तव में इन विचारकों ने हितों के प्राकृतिक सहयोगों से संघर्ष की कल्पना की। जैसा कि फोर्ट्रे ने बताया, निजी लाभ सार्वजनिक लाभ में बाधक सिद्ध होते हैं। तीसरा पॉइंट है एकांगी विकास। वाणिज्यवाद के अंतर्गत सोने और चांदी एकत्रित करने के लिए निर्माण उद्योग को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया, यहाँ तक कि सारे साधनों को उसी ओर प्रवाहित कर दिया गया, कृषि की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इससे एकांगी विकास का उद्भव हुआ। बहुमूल्य धातु पर अधिक बल। वाणिज्यवादी विचारकों ने बहुमूल्य धातुओं पर अधिक बल दिया, उन्होंने देश को शक्तिशाली बनाने का माध्यम माना, इसी कारण इसकी काफी आलोचना हुई। गलत विदेश व्यापार नीति। वाणिज्यवादियों की इस नीति की भी आलोचना की गई कि बिना दूसरों से आयात किए निरंतर निर्यात किया जा सकता है और सदैव भुगतान संतुलन अनुकूल किया जा सकता है। वास्तव में इस प्रकार की नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफल नहीं होती। और अंतिम बिंदु है स्वहित और बिना हस्तक्षेप की नीति। वाणिज्यवादियों ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक एवं व्यापारिक जीवन पर तरह तरह के नियंत्रण लगाए, फिर भी वे अपूर्ण थे, क्योंकि आर्थिक जीवन और औद्योगिक साहस को नियंत्रित करने के लिए राज्य के पास बहुत ही कम शक्ति थी। इसके अतिरिक्त एडम स्मिथ भी की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस जो 1976 में प्रकाशित हुई थी, इसके प्रकाशन के साथ ही वाणिज्यवाद की नींव हिल गई और उन्होंने इस नीति का खंडन किया तथा स्वहित और बिना हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। इन सिद्धांतों ने वाणिज्यवाद की जड़ें काट दी। अब आता है वाणिज्यवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन। वाणिज्यवादियों के आर्थिक विचारों की कटु आलोचना की गई। 18वीं शताब्दी के अंत में एडम स्मिथ की पुस्तक में 1/4 भाग केवल वाणिज्यवाद की आलोचना ही है। इसकी आलोचनाएं इस प्रकार हैं। प्रथम, अनुकूल व्यापार संतुलन। वाणिज्यवादियों ने विदेशी व्यापार पर बहुत जोर दिया और वो भी इस रूप में कि अधिक से अधिक माल का निर्यात करें, आयात कम से कम करें। यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि समस्त देशों में आयात कम और निर्यात अधिक हो सकते हैं, ऐसा एक साथ संभव नहीं है। सोने चांदी को विशेष महत्व है। वाणिज्यवादियों ने सोना चांदी और बहुमूल्य धातुओं पर विशेष बल दिया, इनकी प्राप्ति के अनेक साधन बताए। आलोचकों का कहना है
कि सोने चांदी पर आवश्यकता से अधिक बल देना उचित नहीं है। व्यापार को अधिक महत्व है। वाणिज्यवादियों ने व्यापार को आवश्यकता से अधिक और कृषि और अन्य औद्योगिक क्षेत्र को कम महत्व प्रदान किया। वाणिज्यवादियों का मत था कि देश के धन में वृद्धि करने के लिए व्यापार और वाणिज्य को सर्वप्रथम स्थान, उद्योगों को दूसरा और कृषि को अंतिम स्थान दिया जाना चाहिए, जो कि पूर्णतया अनुपयुक्त है। गलत धारणा। वाणिज्यवादियों की यह धारणा थी कि एक देश का लाभ दूसरे देश की हानि है। इस प्रकार के भ्रामक विचार का मुख्य कारण यह था कि वाणिज्यवादियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति को ठीक से नहीं समझा गया। आंतरिक नियंत्रण। आलोचकों ने वाणिज्यवादियों द्वारा जनसंख्या, भूमि, व्यापार आदि पर लगाए गए विभिन्न नियंत्रणों की कटु आलोचना की। 6th पॉइंट है इसका, अस्पष्ट और संकीर्ण दृष्टिकोण। वे उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाए। सेकंड, मूल्य तथा उद्योग संबंधी उनके विचार काफी अस्पष्ट थे। वे व्यक्ति और राज्य दोनों को एक दूसरे के हित के विपरीत मानते थे। इस दृष्टि से उनका जो दृष्टिकोण है वो संकुचित था। अब नेक्स्ट आता है नव वाणिज्यवाद। वाणिज्यवादी विचारधारा 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में ही लोकप्रिय थी, परंतु वास्तव में इसका पूरा लोप कभी नहीं हुआ। 20वीं शताब्दी में फिर से इस विचारधारा का जन्म हुआ और इसे ही नव वाणिज्यवाद कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विशेषकर 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने वाणिज्यवाद को पुनर्जन्म दिया। युद्ध ने राष्ट्रों को जर्जरित कर दिया था। आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। ऐसी स्थिति में बहुत से देशों ने वाणिज्यवादी नीतियों का सहारा लिया तथा विदेशी व्यापार में संरक्षण की नीति अपनाई, आयात निर्यात करों में वृद्धि की, राज्य में सोना एकत्र करना प्रारंभ किया। देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में भी वाणिज्यवादी नीतियों का पालन किया गया, अर्थात उद्योगों को सहायता दी गई। ये सारे लक्षण वाणिज्यवाद के थे, अर्थात वाणिज्यवाद पुनः स्थापित हो रहा था। अब बात आती है प्राचीन और नवीन वाणिज्यवाद में क्या अंतर है। दोनों ही वाणिज्यवादी नीतियों में लाक्षणिक समानता होते हुए भी कुछ मूलभूत अंतर हैं। प्रोफेसर हेने ने प्राचीन वाणिज्यवाद व नवीन वाणिज्यवाद की तुलना करते हुए लिखा है, युद्धोत्तर काल का यह नव वाणिज्यवाद प्राकृतिक रूप से अनेक बातों में प्राचीन वाणिज्यवाद से अलग है और विशेषकर इसने एक अधिक आदर्शवादी दार्शनिकता की अपील की है। अब इसमें कुछ अंतर हम इस प्रकार बता सकते हैं। पहला है महत्वपूर्ण आदर्श। नवीन वाणिज्यवाद प्राचीन वाणिज्यवाद की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण आदर्शों पर आधारित है। प्राचीन विचारक इसलिए देश में सोना और चांदी संग्रह करते थे क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक था, परंतु नवीन विचारक इसलिए स्वर्ण और चांदी का संग्रह करते थे क्योंकि वो इसे विनिमय का माध्यम मानते थे। दूसरा है कृषि को उचित प्रोत्साहन। पुराने वाणिज्यवाद निर्माण उद्योग को अधिक महत्व देते थे, परंतु नव वाणिज्यवाद में कृषि को भी काफी महत्व दिया गया है। ये विचारधारा कृषि और उद्योग में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती है। शक्तिशाली राष्ट्र पर जोर। प्राचीन वाणिज्यवादी एक शक्तिशाली राष्ट्र पर जोर देते थे तथा कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उपनिवेशकों की स्थापना आवश्यक मानते थे। आज भी राज्य की शक्ति को बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के भीतर ही साधनों द्वारा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाता है। फोर्थ है नियोजित अर्थव्यवस्था। नवीन वाणिज्यवाद केंद्रीकरण अथवा प्रजातांत्रिक ढंग से आर्थिक जीवन के सामाजिक नियोजन पर जोर देता है। इस नियोजन के पीछे आज के युग के वैज्ञानिक और पूर्ण सांख्यिकी का आधार है, परंतु प्राचीन युग में वाणिज्यवादियों के पास ऐसा कोई सांख्यिकी आधार नहीं था। उत्पादन के साधन। प्राचीन वाणिज्यवादी भूमि और श्रम को उत्पत्ति के साधन मानते थे, परंतु आधुनिक समय में उत्पत्ति के 5 साधनों को समान महत्व दिया जाता है: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। अंतरराष्ट्रीय सहयोग। प्राचीन वाणिज्यवादी राष्ट्रीयता के इतने कट्टर समर्थक थे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं गया, परंतु आज का वाणिज्यवाद इस बात में भिन्न है। संतुलित व्यापार संतुलन।
प्राचीन वाणिज्यवादी इस बात पर जोर देते थे कि निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, आयात बिल्कुल नहीं किए जाए ताकि देश का धन बाहर नहीं जा सके और धन आता रहे। आजकल आयात और निर्यात दोनों का समर्थन करते हैं सभी, और व्यापार संतुलन को संतुलित रखने का प्रयास किया जाता है। वस्तु का मूल्य। प्राचीन वाणिज्यवादी विचारकों ने वस्तु के मूल्य के संबंध में 3 विचार प्रस्तुत किए। फर्स्ट, या तो वस्तु का मूल्य उपयोगिता के बराबर, सेकंड, उत्पादन लागत के बराबर, या थर्ड, उस पर किए गए श्रम के बराबर। परंतु आज पुराने वाणिज्यवादियों के मूल्य के विचारों को मिलाकर किसी वस्तु का मूल्य हम मांग और पूर्ति के आधार पर तय करते हैं। विभिन्न व्यवसायों की उत्पादकता। प्राचीन वाणिज्यवादियों ने केवल व्यापार और दस्तकारी को उत्पादक व्यवसाय माना। उनके विचार में वकील, शिक्षक, चिकित्सक सभी अनुत्पादक थे, किंतु आधुनिक वाणिज्यवादी शिक्षक, वकील, चिकित्सक सभी को उत्पादक वर्ग में रखते हैं। कंक्लूजन यही है कि यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश वाणिज्यवाद की ओर लौट रहा है, लेकिन उसकी नीतियों में प्राचीन वाणिज्यवाद की तुलना में अंतर है। आज का वाणिज्यवाद अधिक बुद्धिमत्ता पूर्ण है। इसका आदर्श अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास है। धन्यवाद।